हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषताएं। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। प्राचीन ज्ञान परंपरा के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि प्राचीन जो ज्ञान परंपरा जो है वो अपने आप में अद्भुत है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा विशेषताओं से भरी हुई है, अतः यहाँ पर हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत ही प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषताओं को व्यक्त करेंगे। वे बिंदु कौन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला बिंदु है यहाँ पर संतुलित विकास, बैलेंस्ड डेवलपमेंट। वर्तमान शिक्षा पद्धति में प्रायः बालक के मानसिक अथवा बौद्धिक विकास पर जोर दिया जाता है, लेकिन प्राचीन कालीन शिक्षा में बालक के मानसिक अथवा बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक एवं नैतिक विकास पर भी बल दिया जाता था। फलस्वरूप बालक एक संतुलित व्यक्ति के रूप में विकसित होकर समाज में उभर कर आता था। वहाँ पर मंत्र आदि, यानी कि उस समय में प्राचीन काल में ही थी ये व्यवस्था, मंत्र आदि कंठस्थ कराए जाते थे, जिससे कि उसका बौद्धिक विकास होता था, और साथ ही साथ व्यायाम आदि कराए जाते थे, जिससे कि उनका शारीरिक विकास होता था। उसी के साथ साथ नैतिकता पर बल दिया जाता था, जैसे कि हम एक श्लोक भी पढ़ते चले आ रहे हैं, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो जो छात्र छात्राएं हुआ करते थे उन्हें सिखाया जाता था कि बड़ों का अभिवादन करिए, बुजुर्गों की सेवा करिए, सत्य बोलिए। इस प्रकार का जो आचार था प्राचीन समय में विशेष रूप से अनिवार्य रूप में प्रत्येक आश्रम प्रणाली हुआ करती थी। आश्रमों में ही छात्र छात्राओं को ज्ञान दिया जाता था। ये व्यवस्था या नियम लागू किए गए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन। प्राचीन कालीन युग में छात्र जो थे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि प्राचीन कालीन युग में छात्रों को पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात ही शिष्य अपनी स्वेच्छा के अनुसार गुरु को दक्षिणा के रूप में जो भी उसके पास बनता था या जो होता था वह समर्पित कर देता था। वह दक्षिणा धन, पशु, भूमि आदि किसी भी रूप में हो सकती थी। दक्षिणा गुरु के लिए पारिश्रमिक रूप में नहीं, स्वेच्छा में होती थी, और गुरु भी उस समय जो है निस्वार्थ भाव से वही ग्रहण करते थे। और विशेषकर जो पाठशाला या कहें एक तरह से आश्रमों में जो स्कूल चलाए जाते थे, वहाँ पर छात्र रहा करते थे, और जो छात्र उनको दिया करते थे वह सब छात्र भी प्रयोग में लाते थे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो आगे बिंदु है, वायु नियंत्रण से मुक्ति, फ्रीडम फॉर एक्सटर्नल कंट्रोल। प्राचीन काल में शिक्षा पर ना तो राज्य का नियंत्रण था और ना ही पूंजीवाद का। राजा केवल शिक्षा के विकास में मार्गदर्शक का कार्य करता था, साथ ही साथ आर्थिक सहायता प्रदान करता था। यानी कि जो राजा हुआ करता था वह जो आश्रम थे या गुरुकुल थे उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता था। वह शिक्षण संस्थाओं के आंतरिक प्रशासन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था कि ये कार्य ऐसे किया जाएगा या फिर ये नियम लागू किया जाए, इस प्रकार का हस्तक्षेप राजा नहीं करता था। डॉक्टर P.N. प्रभु ने इस संबंध में स्वयं जो है लिखा है या उल्लेख किया है कि प्राचीन भारत में शिक्षा राज्य या सरकार या किसी दलबंदी के किसी भी प्रकार के बाहरी नियंत्रण से मुक्त थी। यानी कि किसी पर किसी का या कहें किसी का विशेष रूप से अधिकार नहीं था कि हम अपने अनुसार नियम चलाएंगे। जैसे वहाँ के नियम होते थे उसी के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट बिंदु हम देख रहे हैं यहाँ पर शिक्षा प्रारंभ करने की आयु, एज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एजुकेशन। प्राचीन कालीन युग में विभिन्न वर्णों के बालक, पहले वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हुआ करते थे।
तो यहाँ पर वर्णों के बालकों की शिक्षा आरंभ करने की आयु भिन्न भिन्न हुआ करती थी। अल्तेकर के अनुसार प्राचीन शिक्षा उपनयन संस्कार के पश्चात प्रारंभ होती थी, अनेक बातों में आधुनिक माध्यमिक शिक्षा के समान थी, अतः उसे आरंभ करने की आयु सामान्यतः 8 या 12 वर्ष के बीच मानी जाती थी। शिक्षा प्राप्ति की आयु मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए क्रमशः 16, 22 और 24 वर्ष निर्धारित की थी। अब नेक्स्ट बिंदु हम देखेंगे अध्ययन की समयावधि, पीरियड ऑफ स्टडी। प्राचीन कालीन युग में शिक्षा ग्रहण करने की अवधि सामान्यतः 12 वर्ष थी। इस समयावधि में शिक्षार्थी या विद्यार्थी केवल एक वेद का अध्ययन कर सकते थे। यदि छात्र एक से अधिक वेदों के अध्ययन का इच्छुक है तो उसे प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष का अतिरिक्त समय देना पड़ता था। 12, 24 और 36। तो हम इस पॉइंट को फिर से देख लेते हैं। अध्ययन की समयावधि। प्राचीन कालीन युग में शिक्षा ग्रहण करने की समयावधि सामान्यतः जो थी 12 वर्ष थी और एक वेद ही विद्यार्थी या छात्र पढ़ सकता था, यानी कि उसका ही अध्ययन 12 वर्ष में कर सकता था। यदि छात्र एक से अधिक वेदों के अध्ययन का इच्छुक है तो उसे प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष का अतिरिक्त समय देना पड़ता था। यहाँ 12, 24 और 36 एवं 48 वर्ष की आयु तक अध्ययन करने वाले बालक को क्रमशः स्नातक, वसु, रुद्र और आदित्य के नाम से संबोधित किया जाता था। यानी कि प्रत्येक वेद अलग अलग है, 4 वेद हैं और एक वेद के अध्ययन करने में 12 वर्ष का समय देना पड़ता था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। प्राचीन काल में छात्रों को व्यवसाय से संबंधित भी शिक्षा प्रदान की जाती थी, जैसे चिकित्सा शास्त्र, विद्या आदि। जनसाधारण को लौकिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। यद्यपि इस काल में शिक्षा का स्वरूप धर्म प्रधान था, यानी कि धर्म की शिक्षा जो है विशेष प्रकार से दी जाती थी। व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ धर्म की विशेष रूप से यानी कि दी ही जानी थी, एक तरह से कहने का यहाँ तात्पर्य है, क्योंकि जो शिक्षा का स्वरूप था धर्म प्रधान था, लेकिन साहित्य एवं दर्शन के अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना भी आवश्यक था। ये व्यावसायिक प्रदान, क्योंकि अगर व्यवसाय की शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो छात्र पढ़ने के बाद कोई भी व्यवसाय अपना नहीं सकेगा और एक तरह से बेरोजगार हो जाएगा। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ भी धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन मुख्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा अवश्य ही दी जाती थी, जिसमें शिक्षोपरांत यानी कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र धनोपार्जन के लिए कोई भी व्यवसाय कर सके। नेक्स्ट हम देख रहे हैं व्यावहारिक शिक्षा, प्रैक्टिकल एजुकेशन। प्राचीन काल में शिक्षा में व्यावहारिकता को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। गुरु आश्रम में सेवा करते समय छात्र जीवनोपयोगी शिक्षा गुरु से ग्रहण करते थे, यानी कि छात्र जो थे जब अपने उस आश्रम में रहा करते थे तो अपना सारा कार्य अपने हाथों से ही करते थे। ये नहीं कि आजकल जैसे बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं और उनके सारे काम कपड़े प्रेस किए हुए मिल रहे हैं, खाना बना हुआ मिल रहा है, ये सब कुछ, लेकिन उस समय में छात्र स्वयं ही अपने अपने कार्य करते थे। जिस एज के छात्र होते थे उसके अकॉर्डिंग उनको जो है काम वितरित कर दिए जाते थे। छात्रों को आश्रम का हर कार्य अपने हाथों से करना पड़ता था। कहने के तात्पर्य अपने स्वयं के तो करने होते ही थे और आश्रम के भी कार्य करने पड़ते थे। गुरु की गायों को वनों में चराकर वे पशुपालन की शिक्षा प्राप्त करते थे। साथ ही आश्रम की जमीन को जोतकर वे कृषि कार्य में भी निपुण हो जाते थे और अन्य छोटे मोटे काम तो उनको करने ही होते थे। नेक्स्ट है विद्यालय का आदर्श वातावरण, एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल। एनवायरनमेंट जो था वहाँ का एक आदर्श रूप उसका बनाया गया था। प्राचीन कालीन समय में विद्यालय गुरुकुल प्रायः वर्तमान नगरीय कोलाहल एवं भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में होते थे, यानी कि शहर के बीचों बीच गुरुकुल नहीं हुआ करते थे। वे प्रकृति के ऐसे वातावरण में होते थे जो कि शांत हो।
जहाँ छात्रों को चारों ओर पेड़ पौधों की हरियाली, शुद्ध वायु एवं शांत वातावरण प्राप्त होता था। इससे इनका शरीर स्वस्थ एवं निरोग रहता था। वन का हरा भरा वातावरण उनके मन को प्रसन्न एवं प्रफुल्लित रखता था। समाज में व्याप्त बुराइयों से वे अलग रहते थे। समाज में कहीं कहीं द्वेष हुआ करता है, कहीं कहीं बहुत से लोगों का आचरण ठीक नहीं होता है। कई लोग जो है धूम्रपान आदि करते हैं, लेकिन ऐसे वातावरण में वे छात्र कभी भी घुलते मिलते नहीं थे। यानी कहने का तात्पर्य ये है, अगर वे नगर में आते भी थे तो उतनी ही देर को आते थे जितना काम होता था। वे ऐसे वातावरण में रहते थे जहाँ पर उनको अच्छे संस्कार प्राप्त हो सकें और उनका चरित्र जो है निर्मल बना रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे दिनचर्या, डेली रूटीन। छात्रों का प्रातः काल उठकर प्रथम कार्य शौच स्नान आदि से निर्वृत्त होना था। इसके पश्चात संध्या, हवन आदि विभिन्न कार्यों में लगना पड़ता था। इन कार्यों से निवृत्त होकर वे अध्ययन कार्य में लग जाते थे और नवीन पाठों की तैयारी करते थे। आजकल की हम दिनचर्या देख रहे हैं कि सुबह बच्चा उठता है और मोबाइल लेकर सबसे पहले मोबाइल के दर्शन होते हैं और शाम तक जितनी किताबें शायद कभी कभी तो बच्चों के हाथ में थोड़ी बहुत देर के लिए ही आ पाती होंगी, लेकिन मोबाइल जिससे कि हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, हमारी आंखों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जो गुरुकुल की जो दिनचर्या थी इसके बिल्कुल विपरीत थी। वहाँ पर प्रातःकाल में उठना होता था, स्नान आदि करने के बाद जो भी ध्यान वंदना प्रार्थना करने के पश्चात जो है बच्चे संध्या हवन आदि करते थे। यानी शुद्धि करने के बाद, संध्या हवन आदि करने के बाद जो खाना भोजन आदि की तैयारी में भी जुट जाते थे। उसके बाद अध्ययन आदि करने के बाद जो नियम से प्रत्येक समय के कार्य होते थे अपने शाम तक उनसे निवृत्त हो जाते थे, यानी कि उनको निपटा लेते थे। इन कार्यों से निवृत्त होकर वे अध्ययन कार्य में फिर से लग जाते थे, यानी कि थोड़ा आराम करके फिर से लग जाते थे और फिर से नवीन पाठों की तैयारी करते थे। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये था कि दैनिक रूटीन यानी कहें दिनचर्या जो थी वो ऐसी बना दी गई थी कि बच्चे या छात्र कहें वहाँ पर खाली ना रह सकें। अगर उनके पास खाली समय हुआ, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो अतिरिक्त समय खाली नहीं दिया जाता था। केवल उसमें अगर खाली समय भी होता था तो उसमें शारीरिक व्यायाम के लिए या अन्य कामों के लिए जो है उन्हें छात्रों को लगा दिया जाता था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर दंड व्यवस्था। दंड व्यवस्था से पहले एक पॉइंट यहाँ पर और है, शिक्षण का मौखिक स्वरूप, ओरल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। प्राचीन काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वह मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी। छात्र प्राचीन मंत्रों को मौखिक रूप से गुरु से सुनते थे और उन्हें वह कंठस्थ कर लेते थे। ज्ञान सदियों तक मौखिक रूप में चलता रहा, लेकिन मौखिक विद्या रटंत नहीं थी, उन्हें समझना एवं मनन करना भी शामिल था। यानी कि रटे हुए रटवाए तो जाते थे, लेकिन उनको बाद में समझाया जाता था, उस पर मनन कराया जाता था और उसको दिमाग में ऐसे बैठा दिया जाता था कि कभी भी किसी समय उसको वह व्यक्त कर सकें, मौखिक रूप में सुना सकें। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर दंड व्यवस्था, पनिशमेंट सिस्टम। प्राचीन कालीन युग में छात्रों को दंडित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनका जो वातावरण था वह खुद ही अनुशासित था और अनुशासित वातावरण में छात्र भी अनुशासित ही रहा करते थे। शारीरिक दंड तो निषिद्ध था, लेकिन दंड के रूप में उपदेश, उपवास, समझाना बुझाना आदि थे। कहने का तात्पर्य ये है, दंड दे दिया तो उपदेश सुनने ही पड़ेंगे इतनी देर, यानी कि जो गुरु हैं उनको समझाएंगे। फिर उपवास का भी दिया जाता था कि आप एक टाइम का उपवास रखेंगे। फिर समझाना बुझाना, उसमें भी गुरु यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि गुरुकुल में जो है बहुत सारे गुरु हुआ करते थे, उसमें कुछ गुरु ऐसे होते थे केवल उन्हें समझाने बुझाने का कार्य करते थे। दंड की जरूरत पड़ने पर गुरु की शुद्धि के लिए उद्दालक व्रत रखने का दंड देते थे। इस व्रत में छात्रों को 3 महीने तक अत्यंत अल्प आहार पर रहकर, यानी कि कम भोजन लेकर आत्मशुद्धि करनी होती थी। 2 महीने तक जौ के मांड, 1 महीने तक दूध
15 दिन तक छेना, 8 दिन तक घी, 6 दिन तक बिना मांगी भिक्षा, यानी कि मौन रहकर भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, किसी ने दे दिया तो सही, नहीं तो नहीं, ऐसे ही रहना होगा। भिक्षा व 3 दिन तक केवल जल का सेवन करना पड़ता था तथा 1 दिन बिना खाए पिए निराहार रहकर व्यतीत करना पड़ता था। ये थी दंड व्यवस्था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन। प्राचीन काल में स्त्री जाति को पुरुष का पूरक माना गया है। इस काल में पत्नी को अर्धांगिनी के नाम से भी पुकारा जाता था। उसे पुरुष के ज्ञान, बल एवं जीवन क्रियाओं का साझेदार माना जाता था। इसलिए इस काल में नारी शिक्षा को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है। प्राचीन काल में नारियों को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। अधिकांशतः माता पिता या कुल पुरोहित, कुल के जो पुरोहित होते हैं माने जाने वाले, बालिकाओं को घर पर ही शिक्षा प्रदान करते थे। बालिकाएं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व तक शिक्षा ग्रहण करती थीं। लोपामुद्रा, सरस्वती, घोषा, विश्वरा, अपाला आदि शिक्षित महिलाओं के नाम आज भी प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया और वेदों की ऋचाएँ रची। अब हम देखेंगे गुरुकुल पद्धति, गुरुकुल सिस्टम। प्राचीन कालीन युग में शिक्षा गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी। ये गुरुकुल वे जीती जागती संस्थाएं थीं जहाँ बालक गुरु के परिवार के सदस्यों के रूप में पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि माता पिता से दूर रहा करते थे, गुरुकुल में रहा करते थे और वे गुरुकुल में ऐसे ही रहा करते थे जैसे कि एक बालक परिवार में रहता है। छात्र हर समय गुरु से कुछ ना कुछ सीखते रहते थे। इस संबंध में डॉक्टर A.N. मुखर्जी का कहना है, प्राचीन कालीन भारत शिक्षा की पारिवारिक प्रणाली में विश्वास करता था, न कि शिक्षा संस्थाओं में यांत्रिक विधियों द्वारा विशाल पैमाने पर छात्रों के उत्पादन में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा का स्वरूप, नेचर ऑफ एजुकेशन। प्राचीन काल में शिक्षा धर्म से अनुप्राणित थी। कहने का तात्पर्य यही है, पूरी शिक्षा पर धर्म की छाप थी। शिक्षा के आदर्श, उद्देश्य, व्यवस्था, विषय सामग्री, यहाँ तक कि छात्रों का दैनिक जीवन भी धर्म पर आधारित था। ज्ञानार्जन यानी कि ज्ञान को ग्रहण करना धर्म के द्वारा धार्मिक कर्तव्य के रूप में किया जाता था। और यहाँ पर ये कहना अनुचित भी ना होगा कि धर्म से प्रभावित शिक्षा संस्कार प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर गुरु शिष्य का घनिष्ठ संबंध। क्लोज रिलेशन ऑफ टीचर स्टूडेंट। इस युग की प्राचीन शिक्षा में गुरु एवं शिष्य का संबंध पिता और पुत्र के समान होता था, क्योंकि ये बताया जा चुका है कि छात्र माता पिता से दूर गुरु के पास रहा करता था। गुरु स्वयं को शिष्य का पिता समझते थे और शिष्य अपने गुरु का स्वयं को पुत्र समझता था। अतः दोनों का संबंध प्रेम एवं स्नेहपूर्ण था। इस संबंध में डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने कहा है, शिक्षक एवं छात्र के संबंध स्नेहपूर्ण तथा घनिष्ठ थे और उनके भावी जीवन में भी बने रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड्स। प्राचीन काल में शिक्षण विधि मौखिक थी, यानी कि मौखिक रूप से ही शिक्षक छात्राओं को पढ़ाते थे या फिर श्लोक व्यक्त करते थे या कहें उपदेश देते थे और छात्रों को आचार्य द्वारा बताई गई सभी बातों को रटना यानी कंठस्थ करना होता था। प्रत्येक पाठ के शुरू में छात्र गुरु का चरण स्पर्श करते थे और उनसे पाठ प्रारंभ करने की विनती करते थे। गुरु गंभीर होकर अपनी वाणी में मंत्रों का उच्चारण करते थे और छात्र जो उनका अनुसरण करते थे। गुरु उच्चारण किए गए मंत्रों की व्याख्या भी करते थे। शिक्षण समाप्ति के पश्चात छात्र गुरु के चरण स्पर्श कर विदा लेते थे। आज के समय में ऐसा जो है शिक्षण प्रणाली का जो प्राचीन शिक्षण प्रणाली है उसका कतई प्रभाव नहीं है। आज की जो शिक्षण व्यवस्था है वह केवल
विशेष रूप से कहा जाए तो उतना ही है जितना कि परीक्षा में आएगा, उससे अलग कुछ भी पढ़ाना व्यर्थ समझा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर पाठ्यक्रम। प्राचीनकालीन युग में पाठ्यक्रम के अंतर्गत अनेक विषयों को स्थान प्रदान किया जाता था। शिक्षा छात्रों के अनुरूप ही प्रदान की जाती थी। पराविद्या के अंतर्गत वेद तथा उनकी समीक्षा ही प्राचीन काल में पाठ्यक्रम का मुख्य अंग थी। यज्ञों तथा अन्य संस्कार विधियों का प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान किया जाता है, यानी कि प्रयोग करके ही उसका ज्ञान प्रदान किया जाता था। अपरा विद्या के अंतर्गत इतिहास, ज्योतिष, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, चिकित्सा आदि विषयों का ज्ञान दिया जाता था। शिक्षा का उस काल में जो माध्यम था वह संस्कृत थी, यानी कि संस्कृत के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे पाठ्यक्रम हो चुका है यहाँ पर समावर्तन संस्कार। गुरुकुल में जब बालक शिक्षा समाप्त कर लेता था, यानी कि गुरुकुल की शिक्षा जब पूरी हो जाती थी, तब उसे घर लौटने के लिए ये संस्कार कराया जाता था। समावर्तन संस्कार का अर्थ है गुरु के आश्रम से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। 4 संस्कार बताए गए हैं। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य संस्कार। दूसरा यानी कि जो आश्रम जो है 4 बताए गए हैं। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, ये ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास। तो जो सबसे पहला आश्रम है यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें कि गुरु के पास जाकर बालक शिक्षा ग्रहण करता है, तो इसी के बारे में बताया गया है। गुरु के आश्रम से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, इसे स्नान भी कहा गया है। इसमें जाता है 2 नंबर में, यानी कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, इसे स्नान भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवसर पर बालक के स्नान करके नवीन वस्त्र धारण करने की प्रथा थी और इसी के पश्चात बालक स्नातक बनता था। राजवल्ली पांडे के अनुसार वर्तमान में जो या कहीं इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा है, समापवर्तन संस्कार प्रारंभ में आधुनिक दीक्षांत समारोह के ही समान था। ये कहा है राजवल्ली पांडे ने। फिर से बता देते हैं इनके लिए, इन्होंने क्या कहा है कि समावर्तन संस्कार प्रारंभ में आधुनिक दीक्षांत समारोह के समान था। समावर्तन संस्कार वाले दिन शिष्य अपने गुरु के चरण स्पर्श करता था और गुरु उसे आनंद एवं विलासिता की सभी वस्तुएं सौंपता था। ये जो संस्कार 25 वर्ष की आयु में संपन्न होता था। गुरु बालक को अपने गृहस्थ जीवन के सभी कर्तव्यों को भली प्रकार निभाने तथा प्राचीन ग्रंथों का स्वाध्याय करने की शिक्षा देकर कुछ उपदेश देता था। कुछ उपदेश कि हे शिष्य, तू हमेशा सत्य का आचरण करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय में आलस्य न करना, आचार्य की सेवा हेतु सदैव तत्पर रहना, धर्माचरण में विलम्ब न करना, अपने शरीर एवं स्वास्थ्य की रक्षा करना, आवश्यकता अनुसार धन तथा ऐश्वर्य एकत्र करने में आलस्य न करना, अतिथि, माता पिता एवं आचार्य को देव तुल्य समझना तथा सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहना, श्रेष्ठ ज्ञानीजनों को आसन आदि देकर सत्कार पूर्वक अभिवादन करना, केवल निर्दोष कार्यों को करना तथा उत्तम आचरणों का अनुसरण करना, सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा युक्त दान देना, दान देते समय नम्र रहना, जिस किसी कार्य के विषय में शंका या आपत्ति हो तो उस कार्य को समदर्शी ब्राह्मणों से परामर्श लेकर संपादित करना, उनके आचरण के अनुसार ही अपने आचरण को ढालना। इस प्रकार समावर्तन संस्कार में ये उपदेश दिए जाते थे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।